कम नहीं है यह किसी से, यह साबित कर दिखाएंगी। खोल दो बंधन इनके, हर मंजिल यह पा जाएंगी। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर रही हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के प्रभा इंटर कॉलेज की अध्यापिका के पद पर तैनात पूनम गुप्ता मैम, जो कि मिशन शक्ति के तहत सभी महिलाओं को उनकी रक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं। आज मैम हमारे साथ मौजूद हैं और न्यूज़ 20 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऐसी ही शख्सियतों को खोजते हुए आज इनके पास आ पहुंचा है। तो न्यूज़ 20 बहुत बहुत स्वागत करता है मैम का। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बात करते हुए मैं आज मैम से कुछ खास बातचीत करूंगी। तो सबसे पहले मैं मैम के बारे में उनसे कुछ जानना चाहूँगी। मैं पूनम गुप्ता एक समाज सेविका एंड अध्यापिका, और उससे भी मेरा जो एक फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर आर्ट एंड फैशन डिज़ाइन, मैं उसकी संयोजिका हूँ, ऑनर हूँ वहाँ की, और सब्जी मंडीगंज में मैं रहती हूँ। मैम मैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। प्रारंभिक शिक्षा तो मेरी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई, जहाँ मैंने नर्सरी किया। उसके बाद मैंने 5th तक मैं कन्या कला पाठशाला में पढ़ी, और 6 to 12 मैंने प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो गोकुलदास से किया। अच्छा मैम, आपकी शिक्षा दीक्षा स्टार्टिंग तो मैम यहाँ तक हो गई, फिर उसके बाद में आप क्या बनना चाहती हैं? मैं तो समाज सेविका ही बनना चाहती थी और टीचर बनना चाहती थी। मैंने दोनों अपने आयामों को जिंदगी में पाया है। अच्छा, आप टीचर ही क्यों बनना चाहती थी? आप किसी और लाइन में क्यों नहीं गई? डॉक्टर क्यों नहीं बनी? आप इंजीनियर क्यों नहीं बनी? मैं टीचर इसलिए बनना चाहती थी कि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे। बचपन से मैंने उनको पढ़ाते हुए समझाते हुए देखा था, और हम लोग भी सारे बहन भाई अपने फादर से ही पढ़े थे। प्राइमरी क्लास हमने अपने फादर से पढ़ा, तो एक जो लहजा था उनका पढ़ाने का वो हमारी नसों में था। तो मुझे भी लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मेरी और भी 3 बहनें इंटर कॉलेजेस में रहीं, 2 बहनें राष्ट्रपति अवार्डेड रहीं। अच्छा, कब से आप मैम ये जो अध्यापिका हैं, तो कब से आप अध्यापिका पद पर तैनात है? मैं पहले तो मैं प्रताप सिंह में थी, वहाँ भी टीचर बनी। उसके बाद मैं JR में रही कुछ टाइम के लिए, लेकिन लगभग 29 साल से मैं। अच्छा, समाज सेविका बनने का क्या कारण था मैम? समाज सेविका बनने का एक यही कारण था कि मैं समाज में फैली हुई बुराइयां और कुरीतियां, अंधविश्वासों और लड़कियों पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर मेरा मन दयनीय और द्रवित हो जाता था। उसके लिए मैं सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो मैं उन औरतों के, उन महिलाओं के मैं काम आऊं, और देश में, समाज में हमारे व्याप्त जो समस्याएं हैं उनको मैं दूर कर सकूं। अच्छा मैम, आप एक समाज सेविका के रूप में कार्य करती हैं, तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? मेन तो मेरा मुद्दा जो मैं काम करती हूँ वो महिलाओं के लिए करती हूँ, और महिलाओं में मैं जो है अपने स्कूल की भी मैं मीडिया प्रभारी हूँ, एंड आपकी स्वच्छता प्रभारी हूँ, मिशन शक्ति प्रभारी हूँ। मिशन शक्ति के जरिए मैं बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हूँ, ना गलत करो ना कभी तुम होने देना, ना तुम गलत करो ना तुम कभी होने देना, जब तुम लगे टूटने तो तुरंत तुम खड़े हो जाना। तो ये मेरा बहुत, मैं उन्हें जगाने का प्रयास करती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को अगर जब हम एक सपना दिखाते हैं, उन्हें पंख लगाते हैं, पंख को उड़ाने के लिए उनमें जोश भरते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत, कभी ना कभी हमारी मेहनत काम आती है। मैम, समाज में इतनी महिलाओं के लिए इतने अभियान चलाए जाते हैं, नारी शक्ति मिशन चलाए जाते हैं, तो क्या उनसे समाज में महिलाओं पर अत्याचार कम होते नजर आ रहे हैं? उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर हर आदमी ये सोचने लगे कि अरे अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो वो करना छोड़ दे, ऐसा नहीं। हर चीज को अच्छा होने में, बदलाव आने में टाइम लगता है। जैसे बुरे काम जब शुरू होते हैं तो उनकी शुरुआत होने में भी टाइम लगता है। हम शुरू में समझ नहीं पाते, जब बहुत बुराइयां फैल जाती हैं तो हम जोश में आते हैं, हम काम करते हैं, प्रशासन भी एक्टिव होता है। लेकिन सही बात तो ये है कि काम कब जो बदलाव आएगा, मेरा ये मानना है बदलाव आएगा। तो आप कैसे कार्य करते हैं? मैं तो जोश भरने का ही कार्य करती हूँ। मेरे बच्चे हैं स्कूल के,
या मैं समाज में भी, मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ मैं चलती हूँ, जहाँ से मैं गुजर रही होती हूँ और मुझे कहीं भी गलत काम होता हुआ दिखता है तो मैं अड़ जाती हूँ और पहले तो बड़े नम्रता से बात करती हूँ और अगर काम ना हो तो दहाड़ने और चिंगाड़ने लगती हूँ। ये मेरा पेशा है। अभी मैं 2 दिन पहले ही एक रास्ते से गुजर रही थी तो रोज एक व्यक्ति मुझे रोज नमस्ते करता था। मैं एक आदमी की बात कर रही हूँ। तो वो रोज नमस्ते करते थे, मैं कभी उन्हें देख लेती थी, कभी मैं नहीं देखती थी। अब 10 बजे का मेरा स्कूल था, अभी मेरा 8 बजे का स्कूल 4-5 दिन पहले ही हुआ। तो एक दिन मैं निकल रही थी जब 8 बजे, तो उस व्यक्ति ने मुझे नमस्ते की। नमस्ते करते करते वो सिगरेट बुझाने लगा, उसने एकदम हाथ नीचे किया, बुझाने लगा। मैंने देखा कि अरे तो सिगरेट पी रहा था, तो मैंने एकदम अपनी स्कूटी उनकी दुकान के आगे रोकी और मैंने कहा, भैया मैं आपकी जब तक नमस्ते नहीं लूंगी जब तक आप इसे पीना बंद नहीं करेंगे। तो वो हाथ जोड़ के बोला, मैडम अब नहीं करूंगा। मैंने कहा, 2 जने और बैठे थे, मैंने कहा आप साक्षी हैं इस बात के कि अब मैंने इनसे क्या कहा है, अगर ये पीते हैं तो मुझे बताइए। तो अब ये इस बात को 6 दिन हुए हैं। मैं जब भी निकलती हूँ मैं रास्ते में कहती भी जाती हूँ उनसे, भैया याद है ना? अच्छा। वो कहते हैं हाँ याद है। लेकिन जो आपने मुझसे पूछा कि आप समाज के लिए क्या करती हैं, मतलब मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरा समाज, सब मिलकर सभी जगह हमें लोगों को अपने कर्तव्यशील होना चाहिए। अच्छा, आपको कितना सहयोग मिलता है इसमें? आप एक समाज सेविका हैं, क्यों? सहयोग तो ऐसा अभी नहीं हुआ और ना मुझे जरूरत पड़ी। जितने काम मैंने अब तक किए मैं अपने बलबूते पे कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं अगर मैं किसी को पुकारती हूँ तो कोई आता नहीं। अभी कुछ दिनों की बात है, लगभग 1 साल हो गया, एक महिला को मैंने लगभग 17-18 लोगों से के चंगुल से छुड़ाया था। तब मैंने जब मैं वहाँ चीख रही थी तो एक व्यक्ति आते हैं, लोग सहयोग करते हैं, वो देखते हैं आप क्या चाहते हैं, आप कितने सच्चाई के पथ पर हैं, तब लोग हमारे पास आ जाते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला मैडम बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा भैया एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, आप बस कपड़े ला के दे दीजिए इस औरत के लिए। वो निर्वस्त्र औरत थी और भाग रही थी। वो एकदम आदमी गया और किसी घर से कपड़े मांग कर लाया। उसने मेरा सहयोग किया, ना वो मुझे जानता था ना मैं उसे जानती थी, लेकिन उन्होंने सहयोग क्यों किया? क्योंकि वो देख रहा था मैं किसी का सहयोग कर रही थी। जब हम किसी का साथ देते हैं, किसी मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी साथ देता है। मैं तो ये मानती हूं। समाज सेवा के क्षेत्र में आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? समाज सेवा के क्षेत्र में तो मैं अपने फादर को मानती हूँ, और क्योंकि मेरे जैसे फादर थे मैं वैसे ही करती हूँ। और जब मैं किसी से अड़ रही होती हूँ, लड़ रही होती हूँ, तो मैं फौरन अपने पिताजी को याद करती हूँ। और क्योंकि वो एक सच्चे महापुरुष थे और मुरादाबाद के महात्मा गांधी के नाम से कई बार वो विभूषित थे। तो आप समझिए जब किसी को महात्मा गांधी के नाम से विभूषित किया जाए तो उसका व्यक्तित्व क्या होगा। तो मैं उन्हें ही अपना आदर्श मानती हूँ। अच्छा मैम, समाज में अब नारी सशक्तिकरण का एक अभियान चल रहा है, तो उसमें आपका इतना झुकाव क्यों है? मेरा झुकाव इसलिए है कि मैं चाहती हूँ कि बदलाव आए, लड़कियाँ स्वावलंबी बने, लड़कियाँ में सुरक्षा की भावना पैदा हो, उनमें सम्मान की भावना पैदा हो और वो मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो। इसलिए मेरा रुझान है और पूरा प्रयास है और मैं उस प्रयास को बाखूबी निभाने के लिए तत्पर रहती हूँ और रहूँगी। अच्छा, नारी सशक्तिकरण के आप कितने बड़े बड़े अभियानों में अब तक जा चुकी हैं? नारी शक्ति के सबसे बड़ा अभियान जो पंचायत भवन में हुआ, जिस दिन मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ 17 अक्टूबर पंचायत भवन, मैं वहाँ उस प्रोग्राम में अपने बच्चों को लेके गई थी। बड़ा मुझे गर्व है आज बोलते हुए इस बात का कि जब मैं वहाँ पहुँची तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था और खुद मुझे जो DIOs हैं, मुरादाबाद के शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने खुद मुझे इस बात के लिए आके कहा कि आप कुछ बोलिए। बड़ा गर्व मुझे महसूस हुआ कि मैं एक नारी के लिए मुझे बोलने के लिए मंच पे बुलाया जा रहा है और मैं बोली और अच्छा लगा मुझे कि मुझे अपनी बात करने का मौका मिला और छात्राओं को, महिलाओं को मोटिवेट करने का एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला।
अच्छा, आप एक अध्यापिका होने के साथ साथ आप एक लेखिका भी हैं, तो लेखिका के उसमें कदम रखने के लिए आप मतलब कब कदम रखा आपने? मैंने लेखिका के लिए मैंने जो ज़्यादा संघर्ष के साथ लिखना शुरू किया वो है मेरा 2005 से लगभग मैंने ज़्यादा ही लिखा, और अब तक मैं 13 पुस्तकें लिख चुकी हूँ, 14वीं चल रही है। अच्छा, उसमें से आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? पसंदीदा जो किताब है मेरी, और जिस पर मैंने बहुत संघर्ष किया, और जो देश के लिए है, क्योंकि मैं एक देश प्रेम हूँ, अपने नाम के आगे देशभक्त भी लगाती हूँ, पूनम गुप्ता देशभक्त, तो उस किताब में वो देश प्रेम पर समर्पित है, और उसमें पूरे भारत की महान वीरांगनाओं का उसमें वर्णन है, जिन्होंने देश की आज़ादी में जिन औरतों ने भाग लिया उनका वर्णन है। उस किताब में मैंने 1367 औरतों पर काम किया, और गौरवान्वित हूँ कि मैं उनकी उस घटनाओं को साझा करने के लिए, जब मैं साझा करती थी, मैं लिखती थी उन घटनाओं को, तो मैं खुद भी बहुत रोमांचित होती थी और बहुत गौरवान्वित होती थी। मेरा मन भी जाने कितनी बार उस पुस्तक को लिखते लिखते रोया। आपको लेखिका बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली मैम? आप 2005 से पुस्तक लिख रहे हो। लेखिका बनने की प्रेरणा तो मेरे अंतः मन से ही वैसे उपजी, क्योंकि मैं बचपन से ही ना, मुझे स्टेज शो करना, स्टेज पर बोलना, भाषण देना, नारे लगाना, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत धरने प्रदर्शन करते थे, मैं उनके साथ जाती थी जब लगभग 5 साल की थी तब से। तो ऐसे तो मैम आप राजनीति में भी जा सकती थी, आपको भाषण देने का शौक है। देखिए, राजनीति तो नहीं, और हाँ, अगर कभी मुझे अच्छा मौका मिला जहाँ मुझे लगेगा कि मैं उस पद के योग्य हूँ और मैं वहाँ कुछ कर सकती हूँ, तो अवश्य मैं करूँगी। अच्छा, ये मेरी इच्छा है। समाज में आप लेखिका के क्षेत्र में या अध्यापिका के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लिखना, पढ़ना और एक समाज की दशाओं को, समाज की परिस्थितियों को सबके सामने लाना एक उससे बड़ा काम नहीं है, लेकिन हमें हमेशा किसी काम को करने के लिए, लिखने के लिए, उसको सामने लाने के लिए पारदर्शिता और सच्चाई की ज़रूरत है, जो हमें कभी खोना नहीं चाहिए। सच्चाई के साथ काम करना चाहिए जो है। अगर लिखने का शौक है तो दम भी होना चाहिए कि हम उसको सच्चाई से लिखें। अच्छा मैम, समाज में अभी भी नारी सशक्तिकरण मिशन जो है वो काफ़ी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज उत्पीड़न के केस या मतलब जो बेटियों को जला देते हैं, बहुओं को जला देते हैं, ऐसे केस क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि इसीलिए मैं काम भी करती हूँ, आत्मनिर्भरता का भी मेरा काम है। मैंने अपने फ्री सेंटर्स खोले, निःशुल्क केंद्र मेरे चलना है इस समय, हिमगिरी में भी कई चलना है, और ये हिलाल वाली मस्जिद के पास चल रहा है। तो मैं तो ये चाहती हूँ, अगर जो केस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा भी होता है। अगर हर लड़की आत्मनिर्भर हो जाए, आत्मनिर्भरता से भर जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो शायद इन पर रोकथाम बहुत जल्दी लगाई जा सकती है। तो मैम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि दहेज उत्पीड़न, तो अभी एक हाल ही का एक मामला है, आयशा नाम की एक युवती थी जो कि अहमदाबाद से थी, जिनकी शादी राजस्थान में हुई थी। उनके साथ भी दहेज उत्पीड़न का ही मामला था। तो मैम, अब जो उनके दोषी हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या सही हुआ उनके साथ? क्या सही किया उन्होंने? नहीं, सही तो किया ही नहीं, इसे तो कोई भी नहीं कहेगा। मैं तो समाज पर मरमिटने वाली महिला हूँ, समर्पित हूँ देश के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, और ठोस से ठोस कदम, ताकि आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को एक सबक मिल सके कि ऐसा करने से ऐसा भी होता है। और बहुत जल्दी, बहुत लंबे लंबे केस नहीं चला के, बहुत जितनी जल्दी उसको फाइनल किया जाता है, तब उसका जो है पता भी लोगों को ज़्यादा होता है, और उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को सबक दिया जा सके। लेकिन मैम, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की मैं बात करूं तो 2017 में लगभग 5611 केसेस सामने आए थे, तो उसकी भी आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, केसेस तो फिर वही बात आके अटक जाती है कि क्योंकि आज देखिए ऐसा होता है, मैं भी बिजनेस पढ़ाती हूँ स्कूल में, मेरा टॉपिक बिजनेस भी है, तो हम उन्हें ये बताते चलते हैं,
आप बताइए, हम बच्चों को खड़ा करते हैं कि आप बताइए आपके घर में कितने लोग कमाते हैं। आपके घर में एक कमाता है तो बच्चा कहता है यस। कितने लोग खाते हैं? 5। वो कहता है यस। तो मैंने कहा ठीक है। अब दूसरे के घर में अगर 2 कमाते हैं और 2 जने खाते हैं, या 4 कमाते हैं 3 जने खाते हैं, तो उनकी दशाएं फर्क होती हैं। तो देखिए, अगर हर लड़की के हाथ में काम मिल जाए, सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा यही रखना चाहिए। कुछ भी हो, बहुत तरीके हैं काम देने के लिए। अधिक से अधिक औरतों के संस्थान खुले, अधिक से अधिक औरतों को काम करने के संस्थान खुले, फैक्ट्री खुले जहाँ महिलाएं हों, तो उससे मतलब आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, उन्हें काम मिलेगा। तो मैम इन सब में मैम ये तो एक जो परिवार वाली स्थिति आ गई, इसमें पैसे का एक मैटर सामने आ गया कि अगर आत्मनिर्भर होगा तभी महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा। मैम पहले प्राचीन समय में ऐसा तो कुछ था नहीं, वर्तमान समय में ऐसा क्यों? देखिए, पहले में और अब में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। पहले व्यक्ति बहुत सीमित उसकी आवश्यकताएं होती थी, बहुत सीमित आवश्यकताएं होती थी। कम कपड़े पहनता था, कम चीजों को लाता था, कम चीजों को खाता था, उसकी इच्छाएं कम थी। तभी मैम महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता था। आज के समय में मैं वही कह रही हूँ, जब कम इच्छाएं थी तो वो उसका गुजारा होता था। लेकिन आज इच्छाएं तो बढ़ा लेता है इंसान इतनी, और कमाता है इतना। जो लड़ाई है वो इतने की है, इतने की। कमाना इतना और खर्च इतना, उसकी लड़ाई है। तभी वो दुरुपयोग करता है और वो चाहता है मुझे ऐसी मिल जाए, तो दहेज सबसे अच्छा उसे एक फंडा दिखाई देता है, और दहेज पे ही वो अपना सारा फोकस कर देता है, तभी अत्याचार करता है। लेकिन अगर औरत पढ़ी लिखी है, समझदार है, आत्मनिर्भर है, तो कर नहीं पाएगा ना वो, तो उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। जी मैम। अच्छा, वर्तमान समय में बेटियों पर पाबंदी ज्यादा लगाई जा रही है, तो उन पेरेंट्स के लिए, उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी पेरेंट्स के लिए कि इतनी पाबंदी मत लगाओ, उन्हें पढ़ने दो, उन्हें पंख लगने दो, उनके पैरों में बेड़ियां बांध के उनका जीवन, अगर तुमने आज बेड़ी डाल दी तो तुम कल क्यों सोचते हो कि ससुराल वाले उसे आजाद घूमने देंगे? उसे अब बेड़ी मत पहनाओ, उसके विचारों में, उसके मस्तिष्क में उसको ऊर्जावान बनाओ, उसे शक्तिशाली बनाओ, पढ़ाई कराओ और ऐसा उसका जीवन बनाओ ताकि आगे चलकर वो अपना जीवन अपने आप ही सुखमय बना सके। अच्छा मैम, आप एक फैशन डिजाइनर भी हो, तो वर्तमान समय में बेटियों के कपड़ों पर सवाल ज्यादा क्यों उठाए जाते हैं कि ऐसे कपड़े या वैसे कपड़े पहनते हैं? बस लोगों की सोच में बदलाव आया है ना, ये लोगों की सोच में बदलाव आया है कि वो कुछ नहीं मिल लिया तो कपड़ों पे आ गए। अरे कपड़ों में क्या रखा है? ऐसी छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है जो 3 साल की है, 2 साल की है, 1 साल की है, तो उनके तो कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। कपड़ों का तो इश्यू बेकार है। कपड़ा कुछ भी पहने, इससे क्या मतलब होता है? हमारी तो गरिमा, उसकी जो सुंदरता है, उसका चरित्र है, उसका मान करो, उसका सम्मान करो। नारी हमारी देवी है, देवी का सम्मान अच्छा करो। मैम, वर्तमान मतलब अब जो है व्याप्त भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा एक अभिशाप बन चुका है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? भ्रूण हत्या तो देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भ्रूण हत्या जब हर आदमी ये सोचने लगेगा कि मेरे ही लड़के हो, मेरा लड़का हो, लड़की हो ही ना, तो ये जब लड़कियां खत्म ही हो जाएंगी तो कल वो अपने लड़कों के लिए लड़कियां कहाँ से लाएगा? जब लड़की खत्म ही हो जाएगी, वो अगर इतनी घृणा उसे लड़की से, तो माता उसको क्यों प्यारी? माता ने ही कोख में रखकर करी उसकी है रखवाली, क्यों करता है वो माता को प्यार अपनी? तो मैं फिर कहूँगी कि भ्रूण हत्या पर रोक लगनी चाहिए, और उसके लिए हमारे विचारों में, जब हम लोग मानसिकता से सोचेंगे तभी तो बदलेगा। एक के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमें सबको मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि समाज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं समाज के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी जो समाज में जो बुराइयाँ फैल रही हैं, हमें उन्हें बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर हम आज करते हैं, आज पर ही हमारा कल भविष्य निर्भर करता है। हम जो आज करते हैं वो कल होगा, कल हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो हम आज को सुधारें,
तभी हमारा भविष्य सुधर पाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैम ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया और बात की, और मैम जो है एक समाज सेविका हैं जिनकी उपलब्धियां गिनाना बहुत मुश्किल है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि कितनी सारी इनकी उपलब्धियां पीछे देख सकते हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर, ऐसे ही मेरे साथ कल फिर मिलेंगे कल के प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।